देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। जब हम लोग टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर करेंगे ना, तो उसमें हमारे फॉर्मूलेज आते हैं। वो फॉर्मूले वैसे तो हम आज इसमें कर लेंगे, बट वो फॉर्मूले सारे में आपको पॉइंट वाइज, देयर आर 7 और 8 मेथड्स टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे सैम्पलिंग के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग थी, उसी तरीके से जैसे स्ट्रैटिफाइड था, 2 लेवल सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, उसी तरीके से इंडेक्स नंबर भी बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि वो थ्योरी थी तो हमने उसमें टाइप्स थ्योरी में कर लिया, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे फॉर्मूलेज यूज होंगे, तो ये फॉर्मूले आज मैं एक बार आपको ऊपर से करा दूंगी, क्योंकि आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझना कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। कल इन फॉर्मूलेज को मैं दोबारा से लिखवाऊंगी, रिपीट करेंगे, एंड फिर इन पर्टिकुलर फॉर्मूलेज पे बेस्ड हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले पूरी तरीके से ऐसे भी ना हो ना कि समझ ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उसको लेमन टर्म्स में समझने की कोशिश करना कि ये क्या फॉर्मूले है। फॉर्मूले इन एनी केस हमारे कल रिपीट होंगे दोबारा से। आज मैं आपको सिर्फ ध्यान देना है इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रैक्टिकली क्या यूज है, और अलग अलग तरीके से क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास इज क्लियर? The objective of today's Yes, lecture ma'am. is clear, no? Okay. By the way, I can see your messages also. If you are not comfortable to unmute and speak, I can see your messages. Now I'll put my one laptop in college only, so that I don't have to bring it every day. So now there will be no problem of not recording in class because I'll be coming to college every day. All right, so let us start with index numbers. Index numbers हम लोगों की टर्म यूनिट 1 में भी आई थी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था ना कि प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग सीपीआई देखेंगे, डब्ल्यूपीआई देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत अच्छी थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल टर्म्स इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट कैसे होता है, ये हम आज देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, बट इसके बेसिस पे पॉलिसीज कैसे फ्रेम होती हैं, ये हमारी इकोनॉमी के बारे में क्या इंडिकेट करता है, रियल टर्म्स में डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आया था, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आया था, ये सारे जो आपके करंट इकोनॉमिक टॉपिक्स है ना, ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। तो जब आप इन दोनों चीजों को क्लब करोगे, सीपीआई, डब्ल्यूआई, कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स हम कैसे मेजर करते हैं और वो प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है, तो ये दोनों चीजें मिक्सअप करके आपकी बहुत ही आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो आगे जाके आपको इंटरव्यूज वगैरह में एंड इन जनरल इकोनॉमी के बारे में समझने में, अपनी कंट्री के बारे में समझने में आपको हेल्प करेगी। Okay, coming to index numbers. Now, what is the nature and purpose of an index number? See, an index number is a summary measure of change in the magnitudes of a certain variable. अब इसमें हमारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इट इज अ समरी मेजर। समरी मेजर कि हम लोग एक तरीके से, अगर हमको समरी मेजर का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोगों को सपोज डाटा गिवन है ये प्राइसेस का, ठीक है, तो ये कोई भी कमोडिटी है, उसका डाटा है 2, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस प्राइसेस में सपोज 200, 250, 150, 500। अब ये तो हमको ईयर ऑन ईयर चेंज हो गया, ये तो हमारा ईयर ऑन ईयर चेंज हो गया, बट हमको ये देखना है कि अगर हम ये बोले कि हमारा 2011 से 2015 में एक्चुअली कितना चेंज हुआ है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमारे इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे हम लोग यूनिट 1 में मीन मीडियन मोड हमने डिस्कस किया, जिसके बेसिस पे हम कमेंट करते हैं अपने डाटा के बारे में, फिर हमने यूनिट 2 में उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, यूनिट 3 में सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस किया। तो हम एक ऐसा नंबर चाहते हैं, अगेन यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहते हैं जो हमारे सारे डाटा के चेंजेस को रिप्रेजेंट करे। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है समरी मेजर। अगर कोई भी वर्ड आपको कहीं क्लियर नहीं होता है, उसी समय मुझसे पूछ लेना। Okay, for instance, consider the price of food crops. We may be interested to know whether the price of food crops has changed this year as compared to the last year. ये तो हमें जानना है, ये तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं,
चाहे कंज्यूमर्स हैं, सी कोई भी एक कमोडिटी होती है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स और एक कंज्यूमर्स, इसीलिए हमारे इन्फ्लेशन भी दो टाइप के कैलकुलेट होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके आगे और बाइफर्केशन है, पर ब्रॉडली ये दो चीजें कैलकुलेट की जाती है। सो वी मे बी इंटरेस्टेड टू नो वेदर द प्राइस ऑफ फूड क्रॉप्स हैज चेंज्ड दिस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। फर्स्ट नोट दैट वी आर हियर कंपेयरिंग टू प्राइस सिचुएशंस over time, and secondly food crops do not comprise of a homogeneous commodity but several crops। यहां पे तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो एक कमोडिटी, सपोज एक्स कमोडिटी की टर्म्स में ले लिया, बट हमारी इकोनॉमी में तो नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं और उनके नंबर ऑफ प्राइसेस चेंज होंगे। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं, एंड नॉट ओनली दैट, इन ईच ऑफ दीज क्रॉप्स देयर आर सेवरल वैरायटीज। जैसे हमने मान लो बहुत क्रॉप्स ली, हमने राइस ले लिया, व्हीट ले लिया, बाजरा ले लिया, बट राइस के अंदर भी तो कितनी सारी वैरायटी है, बासमती राइस है, व्हाट इंडिया गेट राइस है, देयर आर सो मेनी वैरायटीज। तो ये इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा जनरेट हो जाता है अगर हम चेंजेस इन प्राइस लेवल के बारे में बात करें। इतनी सारी कमोडिटीज, इतने सारे ईयर्स, इतनी सारी वैरायटीज, इसी वजह से हमें जरूरत है कि हम एक समरी निकाल पाए। सो बाय कंस्ट्रक्टिंग अ प्राइस इंडेक्स नंबर, देखो इंडेक्स पेज हम सबको पता है बुक में होता है, तो हम एक बार उस इंडेक्स पेज को देख के हमें समझ आ जाता है कि ठीक है इसके अंदर अंदर क्या चीजें, हाँ इन डेप्थ पढ़ना है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, बट ऊपर से देख के इंडेक्स पेज को देख के हमें समझ आ जाता है ना कि इसके अंदर क्या है। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था, जब मैं सिलेबस बता रही थी, तो मैंने आपको नागरन दास का इंडेक्स पेज के थ्रू ही बताया था चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्या क्या सिलेबस में है। उसी तरीके से प्राइस इंडेक्स नंबर, देखो इंडेक्स नंबर हम किसी भी वेरिएबल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस के बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इसलिए हम उसको प्राइस इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। सो इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर जिससे कि हमें सारे प्राइसेस में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज समझ में आ जाए। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है जो अभी तक मैंने बोला है? इतना क्लियर हुआ है जो अभी तक बोला है मैंने? ठीक है। So, by constructing a price index number, we try to summarize the differential price movements of this heterogeneous collection into a single number. Homogeneous होता है same और heterogeneous होता है अलग अलग। तो इंडेक्स नंबर फ्रेम करके ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज हैं, इनको यूज करते हुए एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको इंडेक्स नंबर जब बीच में आया था उस टाइम भी मैंने आपको कहा था, जैसे कि HDI है, HDI की फुल फॉर्म क्या है? जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स लिया होगा 11th-12th में उनका HDI टॉपिक आया होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसे मैंने आपको बोला इंडेक्स नंबर हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस का कर रहे हैं इसलिए प्राइस इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 3 फैक्टर्स लेते हैं, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्योंकि जो भी एजेंसी, कौन सी एजेंसी ये कैलकुलेट करती है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो व्हिच एजेंसी कैलकुलेट्स दिस HDI? डू नॉट गूगल, इफ यू नो जस्ट टेल, इफ नॉट देन यू कैन गूगल लेटर ऑन। UNDP मे बी, या UNDP। और यही सारी चीजें आपको नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ने को मिलेंगी। तो कैलकुलेट कैसे होता है वो हम अभी देख रहे हैं। यस राइट, हु गिव द आंसर? मैम रोहन। Okay, Rohan. Good that you are attentive today. But there was one class wherein you were not, as far as I can recall. Okay, so जो भी तरीके का हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस करते हैं इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर बोला जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमने हेट्रोजीनियस वेरिएबल्स लिए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन वी हैव टेकन आवर जो हमारा इनकम होता है पर कैपिटा इनकम, एंड वी हैव टेकन लिटरेसी। तो ये हेट्रोजीनियस वेरिएबल है ना, तो हेट्रोजीनियस डाटा को हम कैसे एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो चीज हमारी इंडेक्स नंबर कहलाती है। इसमें होमोजीनियस होना नेसेसिटी नहीं है, जैसे कि सैम्पलिंग में नेसेसिटी था ना कि हमें अगर एक रैंडम सैंपल चूज करना है तो हमें पहले ये होना चाहिए कि जिस भी पॉपुलेशन से हम वो रैंडम सैंपल चूज कर रहे हैं उसमें होमोजीनियस चीजें हो। ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ द प्राइस
of food crops, we are interested in the production of food crops. एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. देन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू क्वांटिटी सिचुएशंस. हमें किस में ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी, या अगर हमने दो तरीके की चीजें यूज की हैं, हम कैसे बोल सकते हैं हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है. इन दैट केस the index number to be constructed is the quantity index. प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, प्राइसेस चेंज के बारे में बात करेंगे तो उसको प्राइस इंडेक्स नंबर बोला जाएगा. क्वांटिटी चेंज के बारे में बात करेंगे तो उसको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोला जाएगा. ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंज की बात करेंगे तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर बोला जाएगा. सो इंडेक्स नंबर सिर्फ हमारा एक हेट्रोजीनियस वेरिएबल्स को, हेट्रोजीनियस डाटा को एक सिंगल नंबर से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंजेस को, वो चीज हमारी इंडेक्स नंबर कहलाती है. कौन से वेरिएबल को देख रहे हैं उसके बेसिस पे हम उस इंडेक्स नंबर का नाम देते हैं. सो द इंडेक्स नंबर्स नीड नॉट हाउएवर बी रिलेटेड टू कंपैरिजंस ऑफ टू प्राइस और क्वांटिटी सिचुएशंस ओवर टाइम. वी मे एज वेल यूज स्पाशियल कंपैरिजंस. फॉर इंस्टेंस, we may inquire about the prices of food crops in Bihar and Punjab in a particular year. Theoretically, यहाँ पे the basic problem of index number construction remain the same. Whether we are making intertemporal or spatial comparisons. देखो, intertemporal तो क्या होता है, टेम्पोरल मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है, और इंटरटेम्पोरल मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड्स में. तो अभी जो हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो हमने इंटरटेम्पोरल में डिस्कस किए हैं, टाइम टू टाइम कैसे चीजें डिफर करती हैं. इसके अलावा जो ये वर्ड आया है स्पाशियल कंपैरिजन, इसका मतलब होता है कि 2011 में ही हमारा एक्स कमोडिटी का प्राइस कितना था, वाई कमोडिटी का प्राइस कितना था, जेड कमोडिटी का प्राइस कितना था, अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर कट कर रहे हैं तो एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग चीजों के प्राइसेस कितने थे. ठीक है, तो पर इसमें प्रॉब्लम सेम है. प्रॉब्लम क्या है, हमारी हेट्रोजीनियस डाटा है. तो यहाँ पे भी हमको एक इंडेक्स नंबर क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसके अंदर बाकी चीजें तो यूज नहीं कर सकते. बाकी तो हमारा होमोजीनियस डाटा होता है, चाहे आप मीन मीडियन मोड का देख लो, चाहे स्क्यूनेस कुर्टोसिस का देख लो, वहां पे तो हम सिंगल वेरिएबल में डील करते हैं. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कमोडिटीज, हेट्रोजीनियस चीजों में डील कर रहे हैं. तो हमारी प्रॉब्लम वही रहेगी, चाहे हम इंटरटेम्पोरल में डील करें, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस करें, चेंजेस को देखें, या फिर स्पाशियल चेंजेस को देखें, द प्रॉब्लम रिमेन्स सेम. क्या इतना क्लियर हुआ है सबको? क्या इतना क्लियर हुआ है सबको? Okay, so now among price indices, the cost of living index अभी आ गया ये, ठीक है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है हम वो भी देखेंगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, एक तरीके से हमारा इन्फ्लेशन ही बता रहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद, स्टूडेंट्स को होता है कि ग्रेजुएशन के बाद सपोज इफ वी वांट टू गो आउटसाइड अब्रॉड एंड वी वांट टू स्टडी, एंड से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है हमारा से यूरोप एंड द सेकेंड ऑप्शन इज से यूएस. तो हम क्या कंपेयर करेंगे, देखो दो चीजें तो डेफिनेटली ये होगा कि हमारी फीस कहाँ पे है, फीस कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है. दूसरी चीज हम क्या बोलते हैं जो सुनने में आते हैं, अगर आपके कोई एल्डर सिबलिंग्स होंगे या ऐसी कॉन्वर्सेशंस आपने कभी सुनी होगी जनरली भी, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे बहुत ज्यादा है. कोई बात नहीं, आपकी फीस हो सकता है कम हो, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत ज्यादा है वहां पे. तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि वहां पे आपका रहने का, खाने का, बाकी चीजों का कितना आपका अमाउंट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा. तो उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोला जाता है. कभी सुना है ऐसा कॉन्वर्सेशन कि ठीक है वहां पे आपको कम फीस मिल रही है पर वहां पे कॉस्ट ऑफ, या फिर अगर कोई आपके सिबलिंग्स हो जो कहीं और माइग्रेट करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ हायर इनकम, तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार वहां पे तो ज्यादा इनकम मिल रही है. हाँ ठीक है, बट से सपोज समबडी एल्स, ओके इनकम ज्यादा मिल रही है पर ये भी तो देखो वहां पे रहने का खर्चा कितना है. सो वहां पे एज कंपेयर टू इनकम वी हैव टू पे अ हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो. तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अगेन जो प्रैक्टिकल टर्म्स है वो तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करने वाले हैं, अपना थ्योरी में करेंगे वो चीज पूरी. सो वो चीज हम लोगों को कैसे इफेक्ट करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसको भी हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. सो एज प्राइस अमंग प्राइस इंडाइसेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑफ सम स्पेशल इंपॉर्टेंस. ऑब्वियसली इट इज ऑफ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. दिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस. सपोज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप दिस ईयर. अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सपोज हम दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की,
और से 2019, 2020, 2021 हमने सपोज एक, चलो मुंबई ले लो, चलो कोई नहीं दिल्ली मत लो, आप मुंबई ले लो, ठीक है, मुंबई ले लो। 2019 में सपोज हम देखेंगे इंडेक्स नंबर कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज हमारा जो आया 2019 में वो 79 था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। 2020 में सपोज दैट इट रिड्यूस टू से 60, ओके। पीपल वर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, दे वर सेविंग एवरीथिंग, वो डिमांड ही नहीं कर रहे थे इकोनॉमी में, तो सपोज प्राइस रिड्यूस हो गए। एंड 2020 में सपोज इट इंक्रीज टू से 89। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ मतलब हमारा इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है ना, मतलब हमारा इन्फ्लेशन हो गया। अब हमको सेम चीज परचेज करने के लिए जहां पहले 60 हमारा बोल रहा था कॉस्ट ऑफ लिविंग जा रहा है, वही अब हमारा 89 जा रहा है। तो अब आप, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, डू यू गाइस हियर द न्यूज, डीएनएस अलाउंस वगैरह पता है आप लोगों को क्या होता है? डीएनएस अलाउंस इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं ना, जब हमारी गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉयज, आप किसी को जानते होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो डीएनएस अलाउंस पे किया जाता है। देयर इज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस। उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों का इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, उसी हिसाब से हम वेजेस को या सैलरी को एडजस्ट करते हैं। या डीएनएस अलाउंस में भी मत जाओ, हमारा ये पे कमीशन तो आते थे ना, उसमें मान लो पहले जो वो पे कमीशन है उसके बेसिस पे हम लोगों को सपोज कुछ सैलरी मिलती थी, फिर वो नेक्स्ट पे कमीशन आया तो हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती थी। सो वो पे कमीशन क्या है कि भाई जैसे जैसे हम लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, उतने ही पेस से लोगों की सैलरी या वेजेस भी इंक्रीज होने चाहिए। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? Yes, क्या ma'am. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ये जान पाए कि हमें वेजेस और सैलरीज में कितना इंक्रीज करना है। क्योंकि अगर हमने ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, और अगर ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे तो हमारा प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाएगी, और जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ आई है कि क्यों हमको ये जानना जरूरी है कि ना तो कम हो, ना तो कम एडजस्टमेंट हो, ना ज्यादा एडजस्टमेंट हो, जितना रिक्वायर्ड है एज पर द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उतना ही एडजस्टमेंट हो। सिर्फ ऋषभ को क्लियर है, बाकी लोगों को समझ नहीं आया क्या ये एग्जाम्पल? Yes, ma'am. Mahodaya. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ। सपोज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप दिस ईयर एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, then the basic problem is to determine to what extent the wages have to be revised upwards so that an individual with the revised wage will be as well off as he was in the previous year। इसीलिए हमें ये cost of living index कैलकुलेट करना जरूरी होता है। Now, to attempt a precise answer to this problem, we need to compare two welfare situations in the framework of the theory of consumer behavior. Okay, so ये हो सकता है कि economics के aspect से, just give me 1 second guys, I'll just close this door, I'm getting disturbed. ओके, सो ये हो सकता है आपको इकोनॉमी के एस्पेक्ट से, जिन लोगों ने इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ये वेलफेयर सिचुएशन, वेलफेयर क्या होता है कि क्योंकि अगर हमने सपोज अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उतने ही अमाउंट से नहीं, सॉरी, लोगों की वेजेस या सैलरी उतने ही अमाउंट से नहीं इंक्रीज किया जितने अमाउंट से हम लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे ज्यादा और उनका वेलफेयर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की है, ये वेलफेयर के एस्पेक्ट से, कंज्यूमर बिहेवियर के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ये लाइन सिर्फ इतना बोल रही है। सो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्ड एनालिसिस एट दिस स्टेज, वी मे नोट दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलेटेड टू द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फॉर कंजम्पशन इन टू प्राइस सिचुएशंस।
सिर्फ हम इतनी सी बात बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा प्राइस कमोडिटीज के साथ डील करता है, और तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता है, क्यों ये चीज कैलकुलेट की जाती है. नाउ सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन कमोडिटीज फॉर कंजम्पशन, वी मस्ट आस्क व्हाट आर दीज कमोडिटीज. यार एक सेकेंड, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है. Sorry, yeah. What was I saying? So, since we are interested in commodities for consumption, we must ask what are these commodities, who consumes them, and in what amounts. क्योंकि उसी से हमको क्लियर होएगा कि हमारा प्रैक्टिकल रेलेवेंस कहाँ पे है, हम किसके बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वी मस्ट पोस्टुलेट अ रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल whose consumption budget is under study. ठीक है, सिर्फ हम assume कर रहे हैं, एक नॉर्मल हम लोग लेंगे जिसका बजट हम स्टडी कर रहे हैं. एग्जाम्पल. Now, the average budgetary behavior may relate to people belonging to a particular group, say industrial workers या income class in a metropolitan region, जैसे कि अभी मुंबई का बोला था पार्थ ने, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, और some such specification. हम किसी के भी बारे में बोल सकते हैं कि उनका कैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द कमोडिटीज दैट दे आर कंज्यूमिंग. तो मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग इन्फ्लेशन भी ब्रॉडली दो तरीके से करते हैं. उसके नीचे हमारा रूरल इन्फ्लेशन भी होता है, अर्बन इन्फ्लेशन भी होता है. तो वो उसके बेसिस पे किया जाता है कि रूरल एरियाज में किस तरीके की कमोडिटीज कंज्यूम की जाती हैं, अर्बन एरियाज में किस तरीके की कमोडिटीज कंज्यूम की जाती हैं. तो ये कमोडिटीज किस टाइप ऑफ कमोडिटीज में हम डील कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड भी करता है. सो नाउ नेक्स्ट कंसिडर अ कंजम्पशन बजट. This tells us how much money is spent on what commodities over a certain period of time. हमारे पास बजट है, सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आपको एक पर्टिकुलर पॉकेट मनी मिलता है पर डे का, उसमें से आपको एलोकेट करना है कि बजट जो आपका मिला है कि आपका ट्रांसपोर्ट में कितना लग रहा है, कॉफी के लिए कितना जाएगा, समोसे के लिए कितना जाएगा, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन स्वीट तो चॉकलेट के लिए कितना जाएगा और समथिंग. सो हमारे पास एक बजट गिवन है. अब हमने अज्यूम कर लिया कि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनकम कैटेगरी के लोगों के साथ डील कर रहे हैं और हमारा बजट कितना है. However, commodities need not be homogeneous in quality. हेट्रोजिनिटी की बात कर रहे हैं, हेट्रोजिनिटी की वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है. वही चीज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्वालिटी होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है. Therefore, we have to standardize each of the commodities where several varieties are available. Ultimately, the budgetary study would tell us what proportion of total expenditure is spent by an average individual on a particular commodity over a certain period of time. All right. Now we try to collate all this information along with the information about prices in the form of a living index. अगर ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिर्फ मैं लेमन टर्म से बता रही हूँ. हमने एज्यूम किया है एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ग्रुप है सपोज, और हमने उनकी कुछ कमोडिटीज ले ली है, उनका हमने बजट ले लिया है और फिर हमने उनका प्राइस ले लिया है. ये सारी चीज़ों को यूज करते हुए हम एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालेंगे उस ग्रुप के लोगों के लिए. क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है. Now, in many ways, the nature and purpose of construction of an index number can be likened to summarization of primary data in the statistical analysis. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. जैसे जो भी हमारा डाटा होता है ना, इंडेक्स नंबर उसको सिर्फ एक तरीके से समराइज करता है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, फॉर्मूलेज यूज करके हम उसको एक नंबर में, एक समरी फॉर्म में उसको हम लेके आते हैं. The basic problem is same. How to consolidate a collection of information through a simple measure which is easy to calculate and comprehend. अभी हमने जो ये एग्जाम्पल डिस्कस किया कि भाई एक इंडिविजुअल ग्रुप है, एक कैटेगरी का, चाहे मिडिल क्लास है चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनका बजट है, उनका बजट भी सबका अलग अलग बजट रहेगा.
सो हमने क्या क्या डाटा बोला कि सपोज हमारे पास ये इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स को मैं आई से लिख रही हूँ, सपोज 5 इंडिविजुअल्स हैं, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। अभी तो मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, मेरी क्लास 11:30 पे खत्म हो जाएगी, आप बोलोगे 10 मिनट पहले कर दूंगी, 11:05 तो हो गए, थैंक यू। ओके, सो सपोज दैट देयर आर 5 इंडिविजुअल्स। अब इन 5 इंडिविजुअल्स का हमने बोला है कि इनकी जो भी है हमको इनकम भी गिवन है सपोज, ठीक है, ये Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, ये इनकी इनकम हो गई। ये कुछ कमोडिटीज भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब वो सपोज जो कमोडिटीज हैं वो वैरायटीज ऑफ कमोडिटीज ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सपोज ये फर्स्ट इंडिविजुअल की ए कमोडिटी, फर्स्ट इंडिविजुअल की बी कमोडिटी, सिमिलरली सेकेंड इंडिविजुअल की सी कमोडिटी, डी कमोडिटी, ऐसे ऐसे ये बहुत सारी कमोडिटीज हो जाएंगी। उसी तरीके से इनका कुछ बजट भी एलोकेटेड है, फर्स्ट इंडिविजुअल का B1, B2, B3, B4, B5। अब प्रॉब्लम ये है, इतने सारे डाटा को हम एक इंडेक्स नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करें, एक इंडेक्स नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करें। सो ये अब हमको देखना है, और मतलब हमें वो जो कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमारा फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि वो सिंपल हो, इजी टू कैलकुलेट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर हम किसी को बोलते हैं कि इसका इंडेक्स नंबर इतना है, तो उसको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, उसको समझ आना चाहिए कि ये डाटा कैसे एलोकेटेड है। तो इस ऐसा हमें एक इंडेक्स नंबर का फॉर्मूलेज हम लोगों को इस तरीके से चूज करने हैं, ठीक है। अब देखो, इतने सारे डाटा को, जितने भी अभी तक हमने मेजर्स डिस्कस किए हैं ना, इतने सारे डाटा को एक नंबर का तो हमने कोई भी मेजर डिस्कस नहीं किया। मीन हमने एक वेरिएबल का किया, मीडियन एक वेरिएबल का किया, स्क्यूनेस एक डिस्ट्रीब्यूशन का किया, हमने तो ऐसी कोई चीज डिस्कस की ही नहीं अभी तक। तो इसी वजह से इंडेक्स नंबर आता है जब हम इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को लेते हैं। अच्छा, अब ये जो डाटा हमने लिया है, ये सपोज हमने सिर्फ 2020 का लिया है, 2020 का सेम डाटा हम ले सकते हैं कंपैरिजन के फॉर्म में 2021 का साथ। तो इतने सारा फिर कंपैरिजन हो जाएंगे, चाहे इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, चाहे स्पेशल कंपैरिजन। तो हमें फिर ऐसी चीज चूज करनी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, easy to calculate and easy to comprehend. All right, so now the basic problem is the same: how to consolidate a collection of informations through a simple measure which is easy to calculate and comprehend. Now, as the central tendency of a statistical distribution describes the average behavior of the random variable, so does the price index number. मतलब कि हम बोल रहे हैं, जैसे कि हमने सेंट्रल टेंडेंसीज डिस्कस की है ना, जो हमने डिस्कस की थी मीन, मीडियन, मोड वगैरह, वो हमारे बताते थे कि हम लोगों का ऑन एन एवरेज कैसा है। उसी तरीके से हमारा एवरेज बिहेवियर कैसा रहेगा लोगों का, वो हमें इस इंडेक्स नंबर से पता चलता है, या एक सिचुएशन का वो हमें इस इंडेक्स, एवरेज बिहेवियर का मतलब कि नॉर्मली, और यहाँ पे हम बिहेवियर की क्या बात कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? ड्रिलिंग हो रही है, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अभी मना किया मैंने। They are fixing Wi-Fi, so which in any case they have to fix, चाहे कोई भी क्लास रन हो रहा हो। So, am I audible along with that? I'll try to be loud. Am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So हम लोग इंडेक्स नंबर भी हमारा ऑन एन एवरेज कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, कंज्यूमर्स का जब प्राइसेस चेंज होते हैं वो कैसे अपना बजट एलोकेट करते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ऑन एन एवरेज हम इस बिहेवियर के बारे में इस इंडेक्स नंबर से जान सकते हैं। सो हाउएवर यू नो दैट द सेंट्रल टेंडेंसी अलोन कैन नॉट कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन द प्राइमरी डाटा,
ये तो हमने डिस्कस किया है कि हम लोगों ने जब मीन डिस्कस किया तो हमने क्या कहा था कि हमें सारी चीजों के बारे में तो नहीं पता चल सकता इसके अंदर, ये तो सिर्फ एक नंबर बता रहा है हम लोगों को। सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हमारी हो सकती है। देन यू नीड अदर मेजर्स रिलेटिंग टू डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, फिर हमने वो सब डिस्कस किया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डेविएशन आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है डाटा के टर्म्स में। फिर हम स्टेप बाय स्टेप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, डाटा को इन डेप्थ कैसे एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते चले गए। नाउ सिंस एन इंडेक्स नंबर कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द सेंट्रल टेंडेंसी, इट नेसेसरली लीव्स आउट अदर इंफॉर्मेशंस। मैंने आपको कहा था इंडेक्स नंबर मतलब जैसे कि इंडेक्स पेज की हम बात करते हैं, जहां से हमें ऊपर ऊपर से तो पता चल जाएगा, बट अगर हम लोग को अंदर जानना है, अब जैसे हम ये चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं इन डेप्थ, तो उसके लिए तो हमें अंदर ही जाना पड़ेगा, राइट? ये तो हमारा ऊपर से एक नंबर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इजी टू कैलकुलेट, वो नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। So this information loss is typical of situations where a single number is used to summarize a situation which is multi-dimensional, क्योंकि इतने ज्यादा डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं। जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जहां पे हम 3 चीजों को लेते हैं, तो HDI तो हमारा एक नंबर बताएगा ना, पर उसके अंदर लिटरेसी रेट कैसे चेंज हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे चेंज हो रही है, पर कैपिटा इनकम कैसे चेंज हो रहा है, इतने सारे डायमेंशंस हैं। उन पर्टिकुलर डायमेंशंस को समझने के लिए तो हमको उन्हीं के साथ डील करना पड़ेगा। तो जब भी हम एक सिंगल नंबर की बात करेंगे, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हमारी रह जाएंगी। आप लोगों में से किसी के मन में आ भी रहा होगा कि ये डाउट पूछेंगे, तो इसलिए अभी ही बता देते हैं कि हाँ, एक सिंगल नंबर तो हमारा सारी चीजों को हम समझे कि भाई एक ही नंबर से हमें सब पता चल जाए, वो तो नहीं पता चलेगा। आपके भी जो अभी क्रेडिट्स आएंगे होपफुली अच्छे आएंगे, एंड जो भी आपके 12th में मार्क्स परसेंटेज आए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी तो उसका एवरेज निकाल के एक निकालते हैं ना। अब उसमें आपके मैथ्स में कितने नंबर आए हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, वो तो हमको पूरी मार्कशीट जब हम देखेंगे जब भी पता चलेगा। नहीं तो अगर सिंगल कॉलम में लिखेंगे बेस्ट ऑफ 4, तो वो तो सिर्फ हमको एक ही चीज रिप्रेजेंट करेगा, वो ये बता सकता है कि बच्चे के बेस्ट ऑफ 4 कितने हैं। वो अगर हमने कोई चीज डिफाइन की है कि एवरेज है, अबव एवरेज है, क्या है, पर वो ये नहीं बता सकता कि बच्चा मैथ्स में अच्छा है या नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? When there are so many dimensions involved, some things are, they tend to be left out. They tend to be left out. उसको हम as such drawback नहीं बोल सकते हैं, but because we are giving more importance, like in your admissions, we are giving more importance to your average score rather than how you are performing in individual subjects. तो हमारा जब जो टाइम importance होता है, हम उसको importance देते हुए उस इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। जैसे कि HDI में अगर हमारा एक नंबर है और वहां पे सपोज इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने कि इस नंबर से बिलो जो भी कंट्रीज होंगी उसको हम फंडिंग ज्यादा करेंगे हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, लिटरेसी इंप्रूवमेंट के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूवमेंट के लिए, तो वहां पे हमारी वो इंडेक्स नंबर का यूज कुछ और हो जाता है। हमारे लिए जैसे आपके एडमिशंस के लिए एवरेज स्कोर इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, उसी तरीके से इस इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हमारी कैसे पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमको छोड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज को कैसे कैलकुलेट करना है ताकि हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमेशन ईजी हो जाए, ताकि आप लोगों के एडमिशन ईजी हो जाए, उसलिए या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करते हुए हम डिसीजंस लें। यहाँ तक क्लियर है कि हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, छूट रही हैं चीजें, पर हम इंपॉर्टेंस के बेसिस पे कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है। Now, however, this interpretation of index number as statistical averages should not be stretched too far, lest one may forget that price and quantity indices are basically economic constructs. जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ, इकोनॉमिक बहुत इन डेप्थ इकोनॉमिक्स आ जाता है इसमें। इंडेक्स नंबर के लिए जितना जरूरी था उतना we have discussed. Now, the underlying meanings attached to these indices can only be understood in the framework of economic theories of consumer behavior. वो तो हम proper consumer behavior जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आप लोगों ने जिनके पास माइक्रो इको होगा उन्होंने पढ़ा होगा, बजट कॉन्स्ट्रेंट, इंडिफरेंस कर्व्स वगैरह सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो ये हम इन डेप्थ फिर उसमें पढ़ते हैं। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो, आइसोकॉन्स वगैरह भी आप लोगों ने किए होंगे। सो इन अ लिमिटेड वे वी शैल टेक अप दिस एस्पेक्ट इन आवर डिस्कशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। So this was the theory of the cost of of the index number, जहाँ पे हमने cost of living index number की हेल्प से बहुत सारी चीजें समझी। उसमें हमने प्राइस इंडेक्स भी डिस्कस किया, क्वांटिटी इंडेक्स भी डिस्कस किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी डिस्कस किया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है why do we calculate index numbers,
What is the need to calculate index number? What is the purpose of calculating index numbers? Why can't we use any other say measure of statistics in order to calculate this number? Will you be able to answer? Will you be able to write a 5 marks answer on this? Will you be able to write a 5 mark answer on this? Please answer. ठीक है. Next we have commonly used index number. बहुत सारे हमारे index numbers हैं. So there are 7 or 8 types of index numbers that we use according to different जिस तरीके की हमें policy frame करनी है, जिसको importance देना है, उस तरीके से हम लोग index number calculate करते हैं. Now, for purposes of discussion, we shall concentrate on price indices. Though similar analysis is applicable to quantity indices only. अभी हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम इंडेक्स नंबर में एक स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे. इंडाइसिस क्या होता है? जब हम एक इंडेक्स नंबर निकालते हैं ना, उसको एक नंबर निकालते हैं, उसको इंडेक्स नंबर बोला जाता है. जब हम बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं, उसको इंडाइसिस बोला जाता है. सो इंडाइसिस इज प्लूरल ऑफ इंडेक्स नंबर. यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, सेम फॉर्मूले, सेम इंडेक्स नंबर हम लोग क्वांटिटी चेंजेस में भी यूज कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटी इंडाइसिस बोलेंगे. नाउ वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट एन इंडेक्स नंबर कंपेयर्स टू प्राइस सिचुएशंस. अगर हम प्राइस इंडाइसिस के बारे में बात करते हैं तो नाउ द मैग्नीट्यूड्स विद विच वी आर कंपेयरिंग इज कॉल्ड द बेस पीरियड मैग्नीट्यूड. ओके, इसको हम बेस पीरियड मैग्नीट्यूड बोलते हैं. एंड द मैग्नीट्यूड्स विच आर कंपेयर्ड आर कॉल्ड करंट पीरियड मैग्नीट्यूड्स. जैसे कि the base and the current period magnitudes are denoted by subscripts 0 and 1 respectively. Thus, if we are comparing the price situation in 1974 with that of 1973, all the variables corresponding to 1973 will have subscript 0 and those corresponding to 1974 will have subscript 1. ये मैं आपको explain भी कर देती हूँ. हमने क्या बोला है कि suppose हमारे कुछ prices given है, ठीक है, हमारे prices given है 1973, 1974 के, ठीक है. वी आर टेकिंग प्राइसेस ओवर हियर. सपोज ये अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा बेस ईयर है, P0 से डिनोट करेंगे और ये P1 से डिनोट करेंगे. तो 1973 हमारा बेस ईयर कहलाता है और 1974 करंट ईयर. मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा बेस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज हुआ है. तो ये P0 और P1 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम फॉर्मूले के अंदर ना बेस ईयर और करंट ईयर नहीं लिखेंगे. जहां पे भी हमें फॉर्मूले में बेस ईयर डिनोट करना होगा वहां पे हम P0 लिखेंगे, और जहां पे भी हमें करंट ईयर डिनोट करना होगा, जहां पे चेंजेस हुए हैं, उसको हम P1 लिखेंगे. क्या आपको ये डिनोशंस क्लियर है? क्या आपको ये डिनोशंस क्लियर है? Yes, ma'am. सिमिलरली जब हम क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे तो हम Q0 लिखेंगे. Q0 मतलब बेस ईयर, और Q1 लिखेंगे मतलब करंट ईयर. एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जरूरी नहीं है कि ये बेस ईयर 1973 हो सकता है ये 1964 भी हो. बेस ईयर का ये मतलब होता है कि हम किस पीरियड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जहां से हमारा चेंज होना शुरू हुआ है, और अल्टीमेटली हम कहाँ तक हमारा मैग्नीट्यूड अभी चेंज हुआ है, कहाँ तक हमारे चेंज इन मैग्नीट्यूड है, वो हमारा बेस ईयर और करंट ईयर कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट दे आर सेइंग नाउ लेट P1 to the power I divided by P0 to the power I be the price relative for the ith commodity and let there be n commodities. मुझे लगता नहीं कि ऐसे आप लोगों को समझ आएगा, ये मैं आपको टेबल की फॉर्म में ही कल लिखवा के एक्सप्लेन करूंगी. जितना आज किया है वो क्लियर है. ये फॉर्मूले मैं आपको लिखवा के एक्सप्लेन करूंगी. मेरे को लगा था हो जाएगा बट नहीं हो पाएगा ऐसे, आई डोंट थिंक. पर जितना थ्योरी टर्म्स में क्लियर आज डिस्कस हुआ है वो क्लियर है.